हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन कक्षाओं में। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे, वर्ण विचार हमारा प्रकरण है, उसमें हम पढ़ चुके हैं स्वरों का वर्गीकरण 6 आधार पर किया गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर, रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, जिह्वा स्थान के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। ये हम पहले पिछले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे थे व्यंजन। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है 2 तरह से किया गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर हम पढ़ चुके हैं कौन से तालव्य, कंठ्य, ओष्ठ्य वगैरह हैं। अगला हम पढ़ रहे थे प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न 2 प्रकार का माना गया है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। जो अभ्यंतर प्रयत्न है उसको हम पढ़ चुके हैं, कौन से स्पर्शी हैं, कौन से स्पर्श संघर्षी हैं, कौन से ईषत संघर्षी हैं, कौन से लुंठित है, प्रकंपित हैं, पार्श्विक हैं, उत्क्षिप्त हैं, अनुनासिक हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो है व्यंजनों को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर और दूसरा है प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, और उसमें हम पढ़ेंगे पहले स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो तैयार हो जाइए, अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने जा रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण, बाह्य प्रयत्न, और उसमें पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। व्यंजनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण ये हम पढ़ रहे हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर और इस बाह्य प्रयत्न में हम पढ़ने वाले हैं, पहला पढ़ेंगे स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों में, और ये जो विभाजन है ये आपको ये जब पढ़ोगे संधि वाला प्रकरण तो बहुत उपयोगी है उस दृष्टि से। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, कंपन, वाइब्रेशन, कंपन के आधार पर। तो चलिए देखते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो है 2 प्रकार के, कितने प्रकार के व्यंजन? 2 प्रकार के हैं। एक तो है घोष। इन घोष को ही सघोष भी कहा जाता है, चाहे हम घोष कहें चाहे इन्हीं कहें हम सघोष, ठीक। और अगला होता है अघोष। अघोष वर्णमाला हम पढ़ चुके हैं, उसी आधार पर इनका विभाजन किया गया है। बड़ा आसान सा है, आसानी से आप याद रख पाओगे। घोष, सघोष, और अगला है अघोष। ध्यान से देखिए, पहले बात करते हैं सघोष या घोष की। घोष वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में या उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वे ध्वनियां कहलाती है सघोष ध्वनियां। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो कहलाती हैं घोष या सघोष। इसका विपरीत बात कर लें, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वो कहलाएंगी अघोष ध्वनियां। ध्यान से देखिए, हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न विधि में बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। ये 2 प्रकार का माना गया है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। एक है प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 प्रकार के हैं, घोष या सघोष कहें, अगला है अघोष। सघोष उन्हें कहेंगे वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जिनमें कंपन होगा सघोष है, जिनमें कंपन नहीं होगा अघोष है। अब हम बात करते हैं कौन से घोष है वर्णमाला में, हमारी हिंदी भाषा में कौन सी व्यंजन ध्वनि अघोष है, कौन सी अघोष है। देखिए ध्यान से, जब आपने वर्णमाला पढ़ी थी तो वहां पर आपने पढ़े हैं 5 वर्गीय व्यंजन, 5 वर्ग पढ़े हैं व्यंजनों के।
उसमें क च ट त प वर्ग पढ़े हैं आपने, तो ध्यान रखिएगा वर्ग का, जो आपने वर्गीय व्यंजन पढ़े हैं वर्गों का कौन कौन सा ध्यान से रखिएगा, देखिएगा तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। वर्गों का जो 5 वर्ग पड़े क च ट त प, उनका तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जो है वो कहलाएगा घोष। और य र ल, इसके अलावा य र ल व तथा ह, ये कहलाएंगे घोष। ध्यान रखिएगा, ध्यान, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है ये। आपको जो है वर्ण विचार के साथ साथ जब आप संधि का प्रकरण पढ़ोगे काफी महत्वपूर्ण है, वहां पर व्यंजन और विशेष संधि में काम आने वाली है। वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा कैसे? जैसे क वर्ग की हम बात करते हैं तो पहला हम पढ़ते हैं क, दूसरा पढ़ते हैं ख, और पीछे बचे हुए 3 ग, घ, ङ, तीसरा ग, घ, फिर ङ। वो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो है वो घोष है। य र ल व ह घोष है, तथा सभी स्वर, क्या? सारे 11 स्वर जो हमने पढ़े हैं वो सभी स्वर जो हैं वो भी क्या कहलाएंगे? घोष कहलाएंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य र ल व ह तथा सभी स्वर, ये आएंगे घोष के अंतर्गत। और सारे स्वर भी आ गए। अब जो बचे हुए हैं उसकी हम बात करते हैं, जो शेष है वो कहां पे आएंगे? वो अघोष में आएंगे। तो हम ध्यान से देखते हैं वर्गों के जो है तीसरा, चौथा, पांचवा यहां पे आ चुका है। वर्गों में 5 वर्ण हुआ करते हैं, यानी कि पहला, दूसरा यहां पे नहीं आया है, तो यहां कौन सा होगा? वर्गों का पहला व दूसरा, वर्गों का पहला व दूसरा वर्ण। ठीक, उसके अलावा य र ल व ह यहां पर आ गए हैं, तो स श स 3 बचे हैं। तो इसके साथ अलावा जो बचे हुए हैं उसमें से ध्यान रखिएगा, अंतस्थ तो चारों आ गए, उसमें से ह भी यहां पर आ गया, यानी कि यहां पर 3 बचे हुए हैं। 3 कौन कौन से बचे हुए हैं? तीनों प्रकार के श बचे हुए हैं। श, ये श और ये श, ये सब क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अघोष। ये अघोष हैं सारे के सारे। वर्गों का पहला, दूसरा और श श श, ये अघोष हैं। वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये घोष हैं। अब इनको एक बार मैं आपको वर्णमाला पे दिखा दूंगा। यदि आपके यहीं पर देखते हैं, जगह यहाँ पर है अपेक्षाकृत आपके पास में, यहां तक आपको दिख रहा होगा। इधर देख लीजिए ध्यान से हम यही समझ लेते हैं साथ के साथ इसको। जो आपने पढ़े 5 वर्ग की बात कर लेते हैं पहले अपन, जैसे क, ख, ग, घ और ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये तो वर्ग हो गए, ये वर्गीय व्यंजन है, 5 वर्ग। इसके अलावा आपने पढ़ा है अंतस्थ, य, र, ल, व। फिर पढ़ा है ऊष्म, श, श, स, ह। और इन सबके पहले आपने पढ़े हैं स्वर। स्वर आप परिचित हो, 11 स्वर हैं। ध्यान से देखिएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को यहां तक। इधर पहले हम बात कर लेते हैं घोष कौन से हैं, बाकी शेष बचे हुए अघोष हो जाएंगे। ये कितने? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो घोष में क्या होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। इसी प्रकार ये प्रत्येक वर्ग का होगा, ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा है य र ल व, ये य र ल व सारे आ जाएंगे, य र ल व। ठीक। इसके अलावा ये ह भी यहां पर हमने ले लिया है घोष में। अब ध्यान से देखिए जो बच्चे हैं, बच्चे क्या हैं अघोष में? कौन कौन से बच्चे? वर्ग का पहला, दूसरा, ये पहला, दूसरा, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। ठीक है। और इसके अलावा श, 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 ये 3 बचे हैं। सभी स्वर वहां आ चुके हैं, सभी स्वर काय में आ चुके हैं? घोष में आ चुके हैं।
तो जो मैंने राउंड अप किया है, जो भी मैंने गोला किया है यहाँ पे, वो गोले वाले सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे, घोष कहलाएंगे, और जो शेष बचे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे, वो अघोष कहलाएंगे। दोबारा ध्यान से देखिएगा, सारे स्वर, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व ह, ये कहलाएंगे घोष, और जो शेष बचे हुए हैं वो कहलाएंगे अघोष। घोष ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, अघोष वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण से स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान रखिएगा। ये वाली अवधारणा, ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत काम में आने वाला है। घोष अघोष का जो आप संधि पढ़ोगे, संधि के नियम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के, इसके बाद घोष आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही आप विसर्ग संधि में पढ़ने वाले हो। तो ये जो घोष अघोष का नियम है, ये आपको व्यंजन और विसर्ग संधि में काफी काम आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला विभाजन पढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला विभाजन जो हम पढ़ेंगे, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। ये हमको दोबारा लिखना पड़ेगा एक बार। देखिए अगला विभाजन हम पढ़ने जा रहे हैं, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, यह वायु की मात्रा का है, तब यही मानना है अपने को, आधार पर। देखिए प्राणवायु की मात्रा के आधार पर, प्राणवायु की मात्रा के आधार पर भी हमने दो प्रकार के पढ़ने हैं। एक तो हम पढ़ेंगे अल्प प्राण और एक पढ़ेंगे महाप्राण। तो महाप्राण पहले देख लीजिए, फिर आप आसानी से अल्प प्राण समझ पाओगे, और पूरी तरह से वैज्ञानिक मामला है। आप महसूस करोगे वास्तव में अंतर, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, रटना नहीं है बिल्कुल भी। महाप्राण और अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण देख लेते हैं। महाप्राण क्या है और अल्प प्राण क्या है। देखो नाम से आ रहा है महा, महा मतलब बड़ा, अधिक, ज्यादा, अल्प मतलब छोटा, कम। महाप्राण ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के समय जो है अधिक प्राणवायु काम में ली जाती है। जब भी हम बोलते हैं, हमारे बोलने का जो आधार है, हमारी ध्वनि जिन पर आश्रित होकर के बाहर निकलती है, जिसके माध्यम से बाहर निकलती है ध्वनि, वो है वायु। अंदर से फेफड़ों से सीधी वायु बाहर आती है। अब जब वायु की मात्रा ज्यादा होगी, अधिक होगी, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु बाहर निःसृत होगी या अधिक प्राणवायु निःसृत होगी, वो तो कहलाएंगे महाप्राण, और जिनमें कम निःसृत होगी वो कहलाएंगे अल्प प्राण। सीधी सी बात, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु निःसृत हो या निकले, अधिक प्राणवायु या हम कहें वायु निःसृत हो, निश्चित होने से तात्पर्य है निकलने से, वो कहलाएंगे महाप्राण। इसका उल्टा कर दें, जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु निश्चित हो, वो कहलाएंगे अल्प प्राण। जिनके में अधिक वायु निकलेगी वो महाप्राण, जिनके में कम निकलेगी वो अल्प प्राण। सीधी सी बात है, प्रयास कुछ ज्यादा होगा महाप्राण में, अल्प प्राण में प्रयास भी अल्प होगा। आपका प्रयत्न जो होगा वो प्रयत्न लघु होगा, ये प्रयत्न बड़ा होगा, थोड़ा ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा। पूरी तरह से वैज्ञानिक मामला है, ध्यान से देख लीजिएगा। जो 5 वर्ग हैं उनमें से महाप्राण की बात करें तो दूसरा और चौथा
वर्ग का कौन सा? दूसरा और चौथा। वर्गों का दूसरा और चौथा। ठीक। इसके अलावा ये स ऊष्म जो हमने पढ़े हैं, यानी कि श श और ह, ऊष्म व्यंजन जो हमने पढ़े हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। अल्पप्राण जो शेष बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं? वर्ग का कौन कौन सा बचा? दूसरा चौथा आ गया तो पहला, तीसरा और पांचवा। वर्गों के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक। इसके अलावा अंतस्थ यहां नहीं आए हैं कोई भी, तो अंतस्थ कहां आने वाले हैं? अंतस्थ यहीं आने वाले हैं। अंतस्थ से परिचित हो आप, पहले बता चुका हूं मैं आपको। अंतस्थ कौन कौन से हैं? तो य, र, ल, व। इसके अलावा ध्यान रखिएगा सभी स्वर अल्प प्राण में गिनने हैं आपको। कुछ पुस्तकों ने इनको महाप्राण लिख दिया है, आपको नहीं लगाना। सभी स्वर भी क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। ये बड़ा वैज्ञानिक में बताया था, पूरा ही प्रकरण जो है वैज्ञानिक है। अब इसको आप समझ लीजिएगा, आप पूरी तरह से महसूस करने वाले हो। एक बार फिर हमको थोड़ा वर्णमाला देखना पड़ेगा, संक्षेप में देख लेंगे, यहां ध्यान से देखिएगा। पांचों वर्गों की बात कर लेते हैं पहले, जैसे क, ख, ग, घ और ङ। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ और म। ये वर्गीय व्यंजन पढ़े थे हमने, 5 पंजे 25। ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़े हैं अंतस्थ य, र, ल, व, ये अंतस्थ में पढ़े हैं। इसके बाद हमने पढ़े हैं सूक्ष्म सारे ऊष्म व्यंजन, श, स तथा ह। और यहाँ हमने पढ़े हैं सभी 11 स्वर। ध्यान से देखिए, पहले हम बात कर रहे हैं महाप्राण की। पहले बात करेंगे महाप्राण की। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है, अधिक प्राणवायु निश्चित होती है। देखो आप क बोल के देखिए, क अल्प प्राण है क्योंकि, लेकिन जब आप क के बाद ख बोलोगे तो आपका पेट थोड़ा अंदर जाएगा। अंदर क्यों जाएगा? उसको अधिक प्राणवायु बाहर फेंकनी है। अधिक प्राणवायु फेंकने के लिए आपको थोड़ा सा विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। बोल के देख लीजिएगा, पूरी तरह से वैज्ञानिक मामला है। क बोलोगे तो कम और ख बोलोगे तो अधिक, ग बोलोगे तो कम और घ बोलोगे तो बिल्कुल पेट अंदर जाएगा आपका, और अधिक प्राणवायु फेंकने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, बात आ रही है दूसरा और चौथा। तो यहां से देख लेते हैं हम, ये दूसरा, ये सारे के सारे, और ये चौथा, ये सारे के सारे, 1 2 3 4 और 5। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है वर्ग का। तो ये दूसरा चौथा जो मैंने राउंड अप किए हैं, गोला किया है जिन पर नीले रंग से, ये सारे के सारे जो है महाप्राण। आप बोल के देख लीजिएगा। क बोलो तो कम, ख, च बोलो तो कम प्रयास होगा, छ बोलोगे तो ज्यादा, ट के साथ कम, ठ के साथ थोड़ा ज्यादा, त के साथ। आप पूरी तरह से जब बोलोगे तो फील कर पाओगे, बिल्कुल भी रटने वाली बात नहीं है, आपको आसानी से याद होने वाली चीज। हो गई बात। तो दूसरा और चौथा तो आएगा वर्गों का। उसके अलावा ये सारे के सारे ऊष्म जो है, श, श, श और ह, ये भी क्या होंगे? महाप्राण होंगे। अब जो शेष बचे हैं, तो बचे कौन है? पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। ये क, च, ट, त, प, ग, ज, ड, द, ब और ङ, य, ण, न, म, ये बचे हैं। इसके अलावा अंतस्थ बचे हैं, य, र, ल, व और सभी स्वर। ये नोट करने वाली बात है, ध्यान रख लीजिएगा, ये नोट डाल के लिख लीजिएगा। सभी स्वर जो हैं वे क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। सभी स्वर क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। ये बात ध्यान देने योग्य है। इस पर प्रश्न पूछा गया है, कुछ पुस्तकों ने इसको गलत लिखा हुआ है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। आ गई होगी बात समझ में? एक बार फिर से देखिए, हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न में हम पढ़ने वाले हैं प्राणवायु की मात्रा के आधार पर। प्राणवायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के हैं,
महाप्राण और अल्पप्राण। जैसा कि इनके नाम से लग रहा है, जिसमें अधिक प्राणवायु काम में ली जाए, जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु निःसृत होगी वो महाप्राण है, जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु निःसृत होगी वो अल्पप्राण है। महाप्राण में कौन कौन से आएंगे? वर्गों का दूसरा और चौथा, दिख रहा है आपको ये दूसरा और चौथा, स स स ये महाप्राण है। जो शेष बचे हैं वो सभी अल्पप्राण हैं। कौन कौन से बचे हैं? वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब य, र, लव और सारे के सारे स्वर, ध्यान रखिएगा, सारे के सारे स्वर जो हैं उन्हें हम अल्पप्राण में गिनेंगे। तो ये हमने पढ़ा है प्राणवायु की मात्रा के आधार पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं हमने क्या पढ़ा है और कैसे कैसे प्रश्न वहां से हमसे पूछे जाने की अपेक्षा है और पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देख लीजिए। तो चलो बढ़ते हैं आगे। और ये विभाजन जो है, जैसा मैंने बताया आपको, पूरी तरह से वैज्ञानिक मामला है। आप महसूस कर सकते हो बोलते वक्त। अल्पप्राण महाप्राण तो विशेष कर सकते हो, रटना ही नहीं है बिल्कुल भी। ये ध्यान रखना है, स है इनमें बोलने में वैसे ही विशेष प्रयास आपको करना पड़ रहा है, तो कुछ भी रटना नहीं है, आसानी से आप कर पाओगे। अब हमने जो पढ़ा है, व्यंजनों का जो वर्गीकरण पढ़ा है, उसमें हमसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है उसकी अपन बात करेंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया था स्वरों का जो विकरण था उसे कैसे हम अच्छा कर पाए, कैसे उसमें पारंगत हो पाए, जो तरीका बताया था वही तरीका हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। और वही मुझे सबसे बेहतर लगता है कि जिससे आप अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर पाओगे। देखिए, हमने जो व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा है, ये वर्गीकरण पूरा, इसमें हमने एक तो पढ़ लिया, संक्षेप में बताऊंगा मैं आपको, पढ़ चुके हैं हम, प्रश्न कैसे पूछेगा वो बताने वाले हैं। एक तो हमने पढ़ा है उच्चारण स्थान। क्या पढ़ा है? उच्चारण स्थान, ठीक। दूसरा हमने पढ़ा है इसी में, जब हमने प्रयत्न विधि पढ़ी है तो प्रयत्न विधि में हमने पढ़ा है, एक तो हमने पढ़ लिया अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर जो बाह्य प्रयत्न था, इस बाह्य प्रयत्न में हमने पढ़ लिया दो प्रकार से, एक तो स्वर तंत्रियों में कंपन, और एक पढ़ लिया प्राणवायु की मात्रा, प्राणवायु की मात्रा, ठीक है। और इस विभाजन के आधार पर ही हम बात करेंगे। यहां से कैसे प्रश्न पूछेगा, एक यहां से पूछ सकता है, एक यहां से पूछ सकता है, और एक यहां से पूछ सकता है। ये चार वर्ग हैं, इन चारों वर्गों के आधार पर हमें अपना प्रश्न तैयार करना है। ध्यान से देखिए, पहले हम बात करें, कोई सी भी व्यंजन ध्वनि हम ले लेंगे और उसको इस प्रकार से हम विभाजित करके विश्लेषित करके देखें कहां वो स्टैंड करती है, किस वर्ग से वो संबंधित है, वैसे ही प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। जैसे पहले हम यहां से बात करते हैं, हम ले लेते हैं ख को। ख ध्वनि हमने ले ली साहब, ख। अब ख का संबंध किस वर्ग से होगा? जैसे हम बात करें उच्चारण स्थान की, तो ख कहां से निकलता है? तो ख है कंठ्य। क्या है? ख कंठ्य है, यहां से ये संबंध हो गया इसका। फिर हमने पढ़ा अभ्यंतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में ख को हमने पढ़ा है स्पर्श्य या स्पृष्ट में, स्पृष्ट या स्पर्श व्यंजन में पढ़ा है। ये नंबर एक बात हो गई, ये नंबर दो। अगली बात आती है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, घोष और अघोष। ख को आपने अघोष में पढ़ा है, ख को आपने अघोष में पढ़ा है। अगली है प्राणवायु की मात्रा, तो प्राणवायु की मात्रा में आपने इसको महाप्राण में पढ़ा है। तो आजकल प्रश्न पूछने का तरीका यही है, कोई एक विभाजन को लेकर के प्रश्न नहीं पूछता। आजकल जो है, आपको जब पढ़ रहे हो तो वो देखता है, आपका संवेद ज्ञान होना चाहिए किसी भी प्रकरण के प्रति, किसी भी ध्वनि को लेकर के आप संवेद रूप से जानकारी आपके पास में हो कि उसका संबंध कहाँ किस प्रकार से है, तो आपका प्रश्न सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं।
ध्यान से देखिए, ख की बात कर रहे हैं हम पहले, कोई सा भी व्यंजन ले सकते हैं हम यहाँ पे, और भी लेके एक बार देखेंगे अपन। ख हमने ले लिया, इस दृष्टि से ये कंठ्य है, इस दृष्टि से ये स्पर्श या स्पृष्ट है, इस दृष्टि से ये अघोष है, और इस दृष्टि से ये महाप्राण है। एक और अपन लेके देख लेते हैं, एक और व्यंजन ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया ट, क्या ले लिया? ट। अब ट का संबंध यहाँ हम जोड़ के देख लेते हैं, ट को संबंधित करके देख लेते हैं किससे संबंधित है। यदि हम बात करें उच्चारण स्थान की, तो ट जो है वो मूर्धन्य है। कैसा है ट? मूर्धन्य। ठीक। उसके बाद हम आगे बात करें तो अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर ट को आपने स्पर्श में पढ़ा है या स्पृष्ट में पढ़ा है? स्पृष्ट है या स्पर्श ही है। ठीक है। आगे हम बात करें घोष अघोष की, तो घोष अघोष में नंबर 2 पर आता है, नंबर 2 अघोष ही होगा। आगे हम बात करें ट अल्पप्राण है, महाप्राण तो ठ होता है, तो ट क्या है यहाँ पर? अल्पप्राण है। तो ये हमारा विभाजन हो गया ट को लेकर के, दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे अपेक्षाकृत है। ख में ख क्या है? कंठ्य है, स्पर्श है, अघोष है, महाप्राण है। ट है मूर्धन्य है, स्पर्श है, अघोष है, महाप्राण है। जब हम चारों से परिचित होंगे, चारों को हम सही कर पाएंगे, तभी हम इस प्रश्न को सही कर पाएंगे। सबसे इससे कठिन प्रश्न नहीं होगा। इस तरह से आपने तैयार कर लिया तो प्रश्न गलत होने के चांसेस आपके नगण्य हो जाएंगे। एक और देख लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। हम ले लेते हैं ये वाला ष, षटकोण वाला ष हमने ले लिया। अब हम बात करते हैं, ये भी मूर्धन्य है, इस दृष्टि से ये मूर्धन्य है। जब भी हम आगे बात करने वाले हैं अब मैं षटकोण स, सलगम स या स्लेट वाला स नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा मूर्धन्य से, समझ जाना इसकी बात कर रहा हूं। यदि मैं कहूंगा तालव्य तो समझ जाना कि सलजम वाले की बात कर रहा हूं, और यदि मैं कहूंगा दंत्य तो समझ जाना स्लेट वाले की बात कर रहा हूं। अब स यहां तो मूर्धन्य है। अभ्यंतर प्रयत्न में हमने इसको पढ़ा है संघर्षी में। कहां पढ़ा है? संघर्षी में। तो ये संघर्षी है। उसके बाद अघोष सघोष की बात करें तो हमने अघोष में पढ़ा है इसको, ये लव ह घोष है, बाकी ये अघोष है, तो यहाँ पर ये अघोष में आएगा। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये अल्पप्राण है कि महाप्राण है। बताया था मैंने वर्ग का दूसरा चौथा श श श ह, ये सब महाप्राण है, तो ये महाप्राण है। तो ये हो गया। इस तरह से आपको पढ़ना है। एक बार आप जो आपके नोट्स हैं जो बनाओगे तैयार करोगे, एक बार उससे देख के करना है। 2-3-4 बार आपने देख के किया, फिर आप बिना देखे आसानी से इसको कर पाओगे। और इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं लगा अभी तक इस टॉपिक को कंप्लीट करने का। इससे आपकी प्रश्न सही होने की अधिकतम चांसेस, 100% चांसेस सही होने के हैं। उसके अलावा हम जितना प्रयास करेंगे, कहते हैं जितना गुड़ डालोगे मीठा उतना ही होता जाएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, फिर हम बात कर लेते हैं भाई अब आपने क्या पढ़ लिया। और अगला जो हमारा वर्ग रहेगा, वो अगली कक्षा जो रहेगी वो प्रश्नोत्तरी की रहेगी। इस टॉपिक की जो प्रश्नोत्तरी, इस प्रकरण से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे पूछे जा सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ी बात करेंगे। तो देखिए, ये हमारा वर्ण विचार का जो प्रकरण है वो पूर्ण हुआ। इसे मैंने व्याख्यात्मक रूप में पढ़ लिया, विवरणात्मक रूप में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको जो है वस्तुनिष्ठता के साथ में सीधी बात करेंगे उन प्रश्नों की जो प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। तो एक बार दोहरा देता हूं पूरा प्रकरण, क्या हमने पढ़ा है देख लीजिए ध्यान से। वर्ण विचार, 2 प्रकार की ध्वनियां होती है, एक होती है स्वर, एक होती है व्यंजन। समवेत रूप से पूरा बता रहा हूं आपको, है ना, जो आप पढ़ चुके हो पहले। स्वर और व्यंजन।
स्वर का आपने जो वर्गीकरण पढ़ा है वो 6 आधार पर पढ़ा है। कितने आधार पढ़ा है? 6 आधार पर। इसके 6 आधार हमने लिए हैं। पहला हमने लिया है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। दूसरा हमने लिया उच्चारण समय या मात्रा, उच्चारण समय या हम कहें मात्रा। तीसरा हमने लिया रचना बनावट या हम कहें सीधा लिखें व्युत्पत्ति। ठीक। उसके बाद हमने लिया जिह्वा स्थान, जिह्वा स्थान। फिर हमने लिया मुखाकृति, मुखाकृति को कहा गया जिह्वा की ऊंचाई, मुखाकृति के आधार पर। फिर अगला हमने पढ़ा है ओष्ठाकृति के आधार पर। ये 6 विभाजन हमने किसके पढ़े हैं? स्वरों के पढ़े हैं। अब आ जाते हैं व्यंजनों पर। व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। एक तो है उच्चारण स्थान, अगला है प्रयत्न विधि, प्रयत्न विधि। पहले इस आधार पर हमने पढ़ लिया कौन से कंठ हैं, कौन से तालव्य हैं, कौन से मूर्धन्य हैं, कौन से दंत्य हैं, कौन से वत्स्य हैं। अगली ये थी प्रयत्न विधि। इसको जो है 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो अभ्यंतर प्रयत्न, थोड़ा पास ले लेता हूं। एक तो आपने पढ़ा है अभ्यंतर प्रयत्न। इसमें आपने पढ़ लिया कौन से स्पर्शी हैं, कौन से स्पर्श संघर्षी हैं, कौन से संघर्षी हैं, कौन से लुठित, कौन से उत्क्षिप्त हैं। ये आप यहाँ पढ़ चुके हो अभ्यंतर में। फिर हमने पढ़ा बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में हमने पढ़ा 2 प्रकार से। एक हमने पढ़ा स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन। और दूसरा हमने पढ़ा प्राणवायु की मात्रा, प्राणवायु की मात्रा। इस आधार पर हमने पढ़ा है घोष अघोष, और इस आधार पर हमने पढ़ा है अल्पप्राण और महाप्राण। ये पूरा विभाजन आपके सामने है स्वर और व्यंजनों का। इस प्रकार से हमारा वर्ण विचार टॉपिक जो है वो व्याख्यात्मक रूप से हो चुका है पूरा। अब अगली कक्षा जो आपकी होगी वो आपको बताएगी कि ये जो प्रकरण है इसमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अगला जो सेशन रहेगा हमारा वो प्रश्नोत्तरी जैसा रहेगा। आपको प्रश्न सीधा दिखा दिया जाएगा, आप भी अपनी तुलना कर लीजिएगा। इस प्रकरण को आज आप ढंग से देख लीजिए। सारी क्लासें आपके सामने आ चुकी है, लगभग 7 क्लासें आपकी वर्ण विचार की हो चुकी है। और उन 7 कक्षाओं में मैंने जो है आपको पूरा दिखा दिया है स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, व्यंजनों का किस प्रकार से है। आप इसको आज अच्छे से पढ़िए और अगली कक्षा में हम इसकी जो है प्रश्नोत्तरी लेकर के आ रहे हैं। इस टॉपिक में से आज तक जिस जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और कैसे पूरी जाने की अपेक्षा है वो सारे हम देखने वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, निरंतर अध्ययनशील बने रहिए।